हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 16 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 4 आर्टिकल मैंने लिए हैं, जिसमें एक आर्टिकल बात करता है इंडिया का क्या रोल रहेगा जो करंट ग्लोबल ऑर्डर में शिफ्ट हो रहा है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रिलेवेंट टॉपिक है ये। इसी से कनेक्टेड जो जीएस 2 2019 में क्वेश्चन आया था वो था टू लिटिल कैश, टू मच पॉलिटिक्स, लीव यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ। Discuss the statement in the light of US withdrawal and its accusation of the cultural body as being anti-Israel bias। अब ये 2019 का सवाल है, इससे इसका कनेक्शन बहुत ही डायरेक्ट है इस समय, क्योंकि यूएस ने फिर वही सेम चीज़ की है जो 2019 में की थी, जिसकी वजह से क्वेश्चन उठा। यूएसए ने उस टाइम भी कहा था कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं यूएन की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रो चाइना है, चाहे डब्ल्यूएचओ हो चाहे डब्ल्यूटीओ हो। तो इस बार भी वही सेम चीज़ यूएसए ने दोहराई है। यूएसए ने कहा है कि हम जितने भी यूनाइटेड नेशन के मिशंस चल रहे हैं उसमें अपनी फंडिंग कम करेंगे, जिसके रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि उससे इम्पैक्ट क्या होगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन लोग डेथ के एकदम कगार पे आ जाएंगे बाय 2030। ये यूनाइटेड नेशन ने खुद कहा है, अगर उसकी फंडिंग या उसके पास जो पैसा आता है वो रोका जाएगा, तो इसलिए रेलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज है, ये उसका जो कन्फाइंड मील्ड फील्ड ट्रायल स्टार्ट हुआ है, उससे कनेक्टेड आर्टिकल है। जीएस पेपर 3 के लिए रिलेवेंट है, साइंस एंड टेक सेक्शन। उसमें एक सेक्शन है इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। जीएसटी 2017 में सवाल आया था, गिवन द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या सीड्स की बात होती है, कहीं ना कहीं वो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए होती है, ठीक है। तो टू द vagaries of nature, discuss the need for crop insurance and bring out salient feature of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑल्दो आपको आर्टिकल लग रहा होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे है, बट वहाँ पे जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन वल्नरेबिलिटीज़ को हाईलाइट करते समय आप यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसी से कनेक्टेड अभी रिसेंट 3-4 दिन पहले एक मैंने आर्टिकल था जिसमें जीएम राइस के ऊपर बात हुई थी, आपको याद होगा। तो इट वाज नॉट कम्प्लीटली जीएम, वहाँ पे आपको बताया था कि फॉस्फेट जो इनटेक होता है राइस का, उसके इनटेक को प्रॉपर बनाने के लिए उसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही सस्टेनेबल मूव था जो आपको रिसेंटली मैंने बताया था। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करता है वो है जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट, जिसमें इंडिया की जो फर्स्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस है, ट्रेड परफॉर्मेंस, उससे कनेक्टेड है। इसी से कनेक्टेड इस समय इस 2025 में क्वेश्चन आया था, आपने अगर नोटिस किया होगा, आप देखिएगा। ट्रेड डेफिसिट का एक डेटा दिया था उन्होंने, फिस्कल डेफिसिट का डेटा दिया था, प्राइमरी डेफिसिट का डेटा दिया था। तो इस आर्टिकल में जो फैक्ट्स और फिगर हैं वो समझाने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एक्चुअल में रेवेन्यू डेफिसिट, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जीएसटी 2023 में सवाल आया था, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, ठीक है। अगेन ट्रेड परफॉर्मेंस की बात हो रही है, अगर उसका इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और ज़्यादा सपोर्ट लेना हो। तो आर्टिकल के जो की पॉइंट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स को देने में। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 के लिए रिलेवेंट है, ग्राम सभा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से टसल चल रहा है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व बोलो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट बोलो, तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट ग्राम सभा को देने से मना किया है, क्या इश्यूज़ है मैं आपको बताऊंगा, कैसे उससे पीवाईक्यूज उठते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में एक अपनी खुद की वैल्यू है, जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि उस की पॉइंट्स को आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकें, राइट। ये इससे कनेक्टेड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसके मॉडल आंसर्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल। यहाँ पे आप एक बार सिलेबस भी मैं डाल देता हूँ ताकि आप कनेक्ट रहो सिलेबस से, एज इट इज़ आपका कनेक्शन बना रहे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के लिए कितना रिलेवेंट है। जैसे मैंने पहला आर्टिकल लिया है कौन सा, जो कन्फाइंड ट्रायल स्टार्ट हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज का, कहाँ पे, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बड़ी रिलेवेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसी से कनेक्टेड सवाल भी आया था, मैं आपको दिखाता हूँ, बट यहाँ आप इसका सिलेबस देखिए एक बार। जीएस पेपर 3 में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लिखा है अचीवमेंट इन इंडिया, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक
क्या लिखा है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड के ऊपर। साथ ही साथ जो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न की बात होती है वो भी कहीं ना कहीं हम यूज़ कर। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन है वो आपको मैंने अभी रिसेंटली याद होगा, जब मैं आपको समझा रहा था कौन सी सोन नदी के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कौन सा, इंदिरापुरी रिजर्वायर के ऊपर डिफरेंस बताया था रिजर्वायर और डैम में क्या होता है। फिर बताया था कि कैसे क्या एक प्रॉपर लैंडस्लाइड हुई थी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी जब नेपाल में हुआ था, जब उनका फ्रेंडली ब्रिज जो चाइना के साथ था वो टूट गया था, ठीक है। सोन के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी थी उस समय। टाइप्स ऑफ इरिगेशन भी समझा दी, इरिगेशन क्या होता है, कैनल इरिगेशन समझाया था मैंने आपको, है ना। मतलब सारी चीज़ें एक बार आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब नोटिस, अब इसको देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो इंडिया का टॉप बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर है, ठीक है, जिसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कहते हैं, इसको ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा, ये बड़ा रिलेवेंट है। इससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ क्योंकि सवाल आएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड के ऊपर, तो वहाँ हमें ये पता ज़रूरी होता है, पता रहना ज़रूरी है कि आखिर ये कर कौन रहा है, ठीक है। इससे कनेक्टेड सवाल भी आया हुआ है प्रीलिम्स में। आप एक काम करिए, सिर्फ जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी डालेंगे तो क्या सवाल आया था, रेगुलेटर, इन्होंने ऑप्शन को रिप्लेस किया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने जो कन्फाइंड ट्रायल का मतलब है ये नहीं कि फुल स्केल आप फील्ड में आके सीड्स को डालना शुरू कर दो, मतलब एक बहुत ही कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट में आप ट्रायल करो कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज़ है ये सही है नहीं सही है, ठीक है। कहाँ पे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, ठीक है। कहाँ पे, खरीफ सीज़न। खरीफ सीज़न और रबी सीज़न क्या होता है, खरीफ सीज़न वही जो गर्मी वाले में है, रबी मतलब जो ठंड। अभी के लिए ऐसे समझो, बहुत ही लेमन टर्म में, बहुत ज़्यादा आपको इन डिटेल उसमें लेके नहीं जाना कि नहीं सर ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इन सिंपल, ठीक है। रबी कब बोया जाता है, ये ठंड के सीज़न में बोया जाता है, राइट। खरीफ कब बोया जाता है, ये भी हो जाता है जब आपका बरसात का सीजन चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, जो 2 टाइप्स के जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज अप्रूव हुए हैं, कौन कौन से, एक हर्बिसाइड टॉलरेंट मेज है जो कि इंजीनियर किया गया है ग्लाइफॉस्फेट के सॉल्ट को टॉलरेट करने के लिए। इन क्रॉप्स में जब इम्पैक्ट होता है ग्लाइफॉस्फेट का तो उसको टॉलरेट करने के लिए इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है। सेकेंड जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है वो इंसेक्ट रेसिस्टेंट मेज के लिए किया गया, मतलब जो इस इंसेक्ट्स लग जाते हैं प्लांट्स में आकर के, क्रॉप्स में आके, तो उनसे बचने के लिए ये चीज़ की। कौन सा, लेपिडोप्टेरैन जो आपका पेस्ट है, ठीक है, लेपिडोप्टेरैन पेस्ट, इट्स नेम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस पेस्ट के बचाव के लिए ये इंसेक्ट रेसिस्टेंट मेज को मतलब बनाया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। अब इसमें देखिए कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, अगेन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, पर्पस आपको बता दिया क्या है, आर्टिकल छोटा सा है, की पार्ट्स जो है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। इसको इवेल्युएट ये करना होगा कि ये जो वीड कंट्रोल एफिशिएंसी है किसका, यूजिंग ग्लाइफॉस्फेट, वो कितनी सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन, इस मतलब डिस्कशन इन द सेंस ट्रायल का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, और पेस्ट रेसिस्टेंस कितना हो पा रहा है अगर हम इस क्रॉप को लगा रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ रिसर्च नेचर में चल रहा है, बहुत ही नीश स्टेज में है सारा प्रोसेस। सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये बायोटेक की फील्ड में एक स्टेप फर्दर होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये एक और क्वेश्चन को खड़ा करता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है उसका इंडियन एग्रीकल्चर में क्या प्लेस है, क्योंकि ये डिबेट हमेशा चलती रहती है। अगर एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ देखी जाए तो वो हमेशा कहती है नहीं नहीं ये गलत है, सही है। इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो कहते हैं इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है, किसानों के लिए कहते हैं नहीं भाई ठीक है। हर एक का अपना ओपिनियन होता है, तो इन शॉर्ट एक डिबेट चलती रहती है, ठीक है। अब इस कंट्रोवर्शियल अपोजिशन में मैं पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि जो कोलिशन फॉर अ जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्री इंडिया, ये कोलिशन है जो डिस्कस करता है या अपने जिसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ना हो। अब इसी से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सी एक चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड है और कमर्शियली कल्टीवेट हो रही है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए बीटी कॉटन, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक इंडिया में अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कही जाती है, ठीक है। अब इन्होंने कंसर्न यूज़ किया है, कहा है ग्लाइफोसफेट का अगर यूज़ करेंगे तो इससे हेल्थ और एनवायरमेंट रिजल्ट होने के और ज़्यादा खतरे हो जाएंगे।
प्लस जो दूसरी क्रॉप्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट होगा। तो इन्होंने कहा है कि ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है फील्ड ट्रायल के लिए बंद कर देना चाहिए और एक फॉर्मल इंक्वायरी होनी चाहिए साइंटिफिक बेसिस पे कि भाई ये अप्रूवल किस ग्राउंड पे दिया गया। ये न्यूज़पेपर है, अब उनका अपना ओपिनियन है, हम समझेंगे कि इस चीज़ का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन वही सेम चीज़ बताई, इंटर स्टेट डिबेट और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इंडिया ग्लोबल जियो पॉलिटिकल लेवल पे देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जियो पॉलिटिक्स में अपनी एक प्रॉपर हमारी प्रेजेंस हो, और उस प्रेजेंस को पाने के लिए हमें सबसे पहले सस्टेनेबल होना होगा अपनी प्राइमरी चीज़ में। और हमारी प्राइमरी चीज़ क्या है? एग्रीकल्चर। अगर हमारा एग्रीकल्चर ही सस्टेनेबल नहीं होगा, सस्टेनेबल इन द सेंस कि एक प्रॉपर, बोलते हैं ना, सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे इस चीज़ के ऊपर हम, या हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे इन शॉर्ट कहा जाए, तो कहीं ना कहीं हम बाहर इस चीज़ का एक्सपोर्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप डिबेट तो स्टार्ट ही हो चुकी है उस चीज़ को लेकर, एक बार आप पढ़ेंगे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। 2018 में सवाल देखते हैं क्या था। With reference to genetically modified mustard developed in India, consider the following statement. GM mustard has the gene of soil bacterium. Again, bacterium, क्वेश्चन देखो दिमाग, मतलब बैक्टीरियम कैसे, बैक्टीरियम का कहाँ से यूज़ आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। ऐसे ये लोग क्वेश्चन को गलत, हमेशा मैंने कहा है कहाँ पे करते हैं, नाउन को गलत डाल देते हैं और उससे वो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। GM mustard has genes that allow प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अगेन ये बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये सही है। GM मस्टर्ड हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI और पंजाब यूनिवर्सिटी। अगेन ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं लोग, जब दो इंस्टीट्यूट का या दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम कभी भी पढ़ा हो यूपीएससी किसी भी क्वेश्चन में, तो देर आर हाई चांसेस कि एक गलत होगा। आप चेक करिए इस चीज़ को, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं बोला करूँ उसे आप ज़रूर से ज़रूर एक बार क्रॉस वेरीफाई किया करिए। आप कहीं भी, मतलब 10 में से 7 से 8 जगहों पे आपको ये चीज़ मिलेगी कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम वो लोग गलत डालते हैं, तो इसका बी सही है, ठीक है। अब ये रेलेवेंस आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी थी। नेक्स्ट आर्टिकल है कि फॉरेस्ट गवर्नेंस के ऊपर, कि हमारा जो फ्यूचर है फॉरेस्ट गवर्नेंस का, क्योंकि गवर्नेंस में हमेशा बात होती है, तो ये 2 पेपर के लिए रेलेवेंट है। पहला तो ये यहाँ का जो गवर्नेंस सेक्शन है वहाँ पे रेलेवेंस आ जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे जो कंजर्वेशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यहाँ पे इसका रिलेवेंट बहुत हो जाता है, ठीक है। अब ये है क्या, ग्राम सभा वर्सेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। तो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने आप को एक नोडल एजेंसी बता दिया है कि भैया फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट जो हैं अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप बोलो सर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके पहले कॉल कर रहा था, तो इसके पहले जो था वो इम्प्लीमेंट कर रहा था कौन, ग्राम सभा। लेकिन अब फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, उसने कहा है हम इसको अंडरटेक करेंगे अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसकी वजह से क्रिटिसिज्म हुआ कि ग्राम सभा की ऑटोनॉमी कम हो जाएगी, और इस डिसीजन को लेटर ऑन विड्रॉ तो कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर डिबेट स्टार्ट हो गया कि एक्चुअल में फॉरेस्ट जो है, इंडियन फॉरेस्ट को कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कैसे होता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर में तो क्या है, लेकिन कैसे होता है सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करें कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कोर प्रोविजन कहा जाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, जिसमें ग्राम सभा के पास लीगल राइट होते हैं ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को कंजर्व करने के और मैनेज करने के, ठीक है। इसका मेन एम क्या था, मेन ये था जो कॉलोनियल फॉरेस्ट कंट्रोल था, पहले ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे टिम्बर के लिए या अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को रिवाइव करने का, एक दोबारा से फॉरेस्ट, मतलब उस चीज़ को ख़त्म करने का आप कह सकते हो, पूरी तरह से रेसिप्रोकेट करना ऑब्जेक्टिव था, जिससे कॉलोनियल फॉरेस्ट कंट्रोल हटाया जा सके और ऑटोनॉमी दी जा सके ग्राम सभा में जो लोग रहते हैं उनको, और लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ और अच्छे से एम्पावर हों। अब जो वॉल्यूशन हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद, अगेन वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड मॉडल को शो करता है, राइट। तो इस वजह से ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है हमारे लिए समझना कि फॉरेस्ट राइट में किसका कितना कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और अगेन वो सारी चीज़ें एज इट इज़ जो आपको बता दी, पब्लिक प्रेशर से विड्रॉल हो गया। अब देखते हैं वर्किंग प्लान वर्सेस जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का प्लान होता है। वर्किंग प्लान मतलब क्या है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल वर्किंग प्लान जो जनरली होता है उसमें मेन ये होता है टिम्बर एक्सट्रैक्शन, मेन हमेशा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट से क्या ही करोगे, ऐसा होता है पूरा फॉरेस्ट काट डालोगे। मेन चीज़ ये होता है टिम्बर एक्सट्रैक्शन पहले होता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता था। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अगर लोग जा रहे हैं तो पहले होता है टिम्बर एक्सट्रैक्ट करो, उसको बाहर बेचो, यही वर्किंग प्लान था। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या थी, ब्यूरोक्रेटिक थी, रिजिड थी, डिटैच
थी लोकल लाइवलीहुड से जो वहाँ के। लेकिन जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मैनेजमेंट प्लान था ये लोकली बनाया गया था, ये ट्रेडिशनल लेवल पे बात होती थी, मतलब फॉरेस्ट का यूज़ कैसे होता था। लेकिन जो बाद में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया उसमें हमने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को लोकली मैनेज करने की बात की, जिससे लाइवलीहुड का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो सके और सस्टेनेबल फॉरेस्ट का यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब इससे इंस्टीट्यूशनल रेसिस्टेंस, ये मैं आर्टिकल के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर देखा जाए टोटल 10,000 कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व राइट टाइटल दिए गए हैं, मतलब टाइटल्स हैं, लेकिन केवल 1,000 ग्राम सभा अभी करंटली फंक्शनिंग है फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स में। क्यों? बिकॉज रेसिस्टेंस होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, इनके पास ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉजिस्टिक्स है, तो ये लोग अक्सर क्या होते हैं, ये प्लान को मैनेज ही नहीं होने देते हैं ढंग से। आप खुद सोच के देखो, टाइटल्स 10,000 है लेकिन एक्चुअल में वर्क कितने कर रहे हैं, केवल 1,000 केवल मैनेज वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो इससे डीले, डिनायल ऑफ फंड होता है, इससे लेजिटिमेसी किसकी, ग्राम सभा की बहुत ही कम हो जाती है। अब इस चीज़ को अगर देखा जाए तो अंडरटेक कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जाती है। फॉरेस्ट राइट के ऊपर बात हो रही है, मैं मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, एक एनवायरमेंट अलग चीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट राइट के ऊपर, तो उसमें ट्राइबल अफेयर्स कहीं ना कहीं अपना अहम, मतलब होता तो सारे आपस में एक बोलते हैं ना, बहुत ही एकदम कंसेंसस होता है लोगों का। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल मिनिस्ट्री अलग कह रही है, फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अलग चीज़ कह रही है। तो ये जो भी डिसीजन लेते हैं कंसेंसस में होता है जनरली सेंट्रल में। तो उन्होंने ये चीज़ को इनिशियली देखा जाए तो सपोर्ट किया था कि भाई फ्लेक्सिबल ग्रास रूट प्लान होना चाहिए। बट लेटर जब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो उनके कंप्लायंस थे उस चीज़ को फोर्स करने की कोशिश की कि भाई साहब हमारा एक नेशनल वर्किंग प्लान कोड होगा, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं ये चीज़ जो इंटेंट था फॉरेस्ट राइट का, वो कहीं ना कहीं किस पे हो गया, हिंडर हो गया वो, या उससे वो उसका मेन इंटेंट क्या हो गया, इम्पैक्ट हो गया कि क्या एक्चुअली में जो हमारे 10,000 आपने टाइटल्स देने की बात कही है, 1,000 ही दिए, लेकिन क्या सही में आप हमको देना चाहते हैं राइट्स या नहीं, ग्राम सभा के दिमाग में किया है। क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कुछ कह रही है, ट्राइबल कुछ कह रही है, ट्राइबल फॉरेस्ट के राइट्स देख रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही नहीं नहीं यहाँ पे इतना सब कुछ है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इसको सेफगार्ड करना ज़रूरी है। अब आप फॉरेस्ट राइट में अगर इन कम्युनिटीज़ को दे दोगे, काट पीट करेंगे, तो सब अपना इनका एक चलता रहता है कॉन्ट्रडिक्शन। अभी हम मेन चीज़ देखते हैं कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स क्या होते हैं। अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016 ग्राम सभा को लीगल पावर थी प्रोटेक्ट, मैनेज, कंजर्व करने की जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लैंड था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, लोकल कम्युनिटी एम्पावर होना, लाइवलीहुड जो थी लोगों की आम दिन की दिनचर्या होती है या जो वहाँ की इकोनॉमिक्स थी, वो कहीं ना कहीं एनहेंस हुई, क्योंकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था वो उनको एक्सेस होता था उस चीज़ का। सस्टेनेबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रमोट हुआ इन चीज़। मान लो ये लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो इन्हें पता है कि भाई हम शहर नहीं जा पाएंगे, जो कुछ भी है यही हमारा फॉरेस्ट ही है, तो ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट उसका फॉरेस्ट का यूज़ इस तरह से करेंगे कि इनकी आने वाली जनरेशन भी सस्टेन कर सकें। ये नहीं कि बस खाओ पियो मस्त सो जाओ, ये नहीं करेंगे वो। तो इसने डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को सपोर्ट किया। अब जैसे ही मैंने डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ लिखी हुई है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर, यहाँ पे एक लाइन है, स्पेसिफिक लाइन लिखी है, अगर आप ध्यान से यहीं पे कहीं लिखा हुआ ना, फेडरल स्ट्रक्चर डिवोल्यूशन, ये रहा, डिवोल्यूशन ऑफ पावर फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। अगेन आप देख रहे हैं कैसे कनेक्ट कर रहा है आर्टिकल, मैं आपको एग्जैक्टली दे रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट राइट जब एक्ट आया था, उन्होंने कहा था कि भाई हमें डेवोल्यूशन करना है पावर का। ग्राम सभा भी क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ही तो है डेमोक्रेसी का, जहाँ पे ग्राम सभा के पास अपने राइट्स होते हैं। अगर आप नॉर्मल विलेज में देखो तो वहाँ पे पंचायत होती है जहाँ प्रधान होता है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो राइट की बात हो रही है, यहाँ पे ग्राम सभा को एक अलग तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो सपोर्ट हुआ था उस चीज़ का। इससे होगा क्या, क्लाइमेट एडेप्टेशन, और क्लाइमेट के एडेप्टेशन में हमें मदद मिलेगी, जिससे लोकल नॉलेज के ऊपर हमारा मैनेजमेंट बेस होगा। ये अगर इंसान है, इसे पता है कि ये इस फॉरेस्ट में कुल्हाड़ी सही चलती है, तो यहाँ पे वो कोई केमिकल लेके नहीं आएगा कि नहीं नहीं हमारी कुल्हाड़ी नहीं अब सही चल रही है, हम केमिकल से लाके यहाँ काम करेंगे, नहीं। तो ये लोकल नॉलेज का यूज़ करके जो सस्टेन इनकी जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है, ये उसका यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक था। इश्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेसिस्ट करता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत लो है, जो वर्किंग प्लान नॉर्म्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पोज होते हैं। जैसे मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या कहा था, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अपना नेशनल वर्किंग प्लान बताया कि ऐसे ऐसे वर्क करना है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के इंटेंट को
या ऑब्जेक्टिव को डाइल्यूट कर देता है। फंडिंग लैक करना, अगेन जो आपको मैंने अभी पेपर बताया था जीएस पेपर 2 में, जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस एंड इश्यूज देयर इन जो ऑप्शन बताया, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि फंडिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से इश्यूज होते हैं। पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी को ब्लॉक कर देते हैं। अगर कोई ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे देखो या फिर बिजनेस लेवल पे देखो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पूरी बाईपास हो जाती हैं। अब जैसे बाईपास वर्ड मैंने बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जो पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात हो रही थी वो क्या कॉन्टेक्स्ट में था, जहाँ पे टोटल 13,000 पेड़ों को गिराने की बात की गई थी, और जब ये गिरेंगे तो वहाँ पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उस रीजन में, वो इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ जो ओलिव रेडरी टर्टल है वहाँ पे, फिर ओलिव रेडरी टर्टल जैसे ही बोलूँ तो दुनिया का स्मॉलेस्ट टर्टल की कैटेगरी में एक ओलिव रेडले टर्टल आता है। ये क्या है? क्या ये हर्बीवोरस है? क्या ये ओमनीवोरस है? कार्निवोरस है? दिस इज ओमनीवोरस। क्या? ओलिव रेडले टर्टल। उसी के साथ आपके दिमाग में 2-3 टर्टल और आने चाहिए। लेदर बैक टर्टल भी एक टर्टल है। स्टार टॉर्टॉइस भी एक टॉर्टॉइस है। किस चीज़ के लिए फेमस था? क्योंकि इसका इलीगल ट्रेड होता था। क्यों ट्रेड होता था? क्योंकि लोग इसको पेट डोमेस्टिकेट करते थे। इसी से कनेक्टेड 2013-14 में स्टार टॉर्टॉइस के ऊपर सवाल भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड नेचुरली इन इंडिया। तो वहाँ पे एक चीज़ थी वो स्पाइडर मंकी, जो कि नेचुरली फाउंड नहीं होता, बाकी सारे नेचुरली फाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इसके साथ साथ दे दी है। 2019 का सवाल देखते हैं। एज पर रीसेंट अमेंडमेंट इन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट डेवलपर हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन इन द फॉरेस्ट एरिया। अगेन कोई भी स्टेटमेंट पढ़ के अगर आपको उससे वाइब, इंटेंट या ऐसे बोलो वाइब या फील आपका या थोड़ा सा इसका अप्रोच निगेटिव जा रहा है, तो उसके हाई चांसेस होते हैं गलत होने के। ठीक है, एज पर शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये सही है। द शेड्यूल ट्राइब्स ड्वेलर अलाउज ownership of minor forest to forest dwellers। अगेन ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी हो जाती है समझना। आपका काम क्या है? आप एक बार सिर्फ नेट पे आप एक काम करिएगा, आप डालिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर अब आपको देखना है कि क्या इसमें सही है, कौन से स्टेटमेंट से आपको खुद दिमाग लगाए। पहला तो मैंने बता दिया, अब इन दोनों में आपको सोचना है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, पहली चीज़, और बैम्बू अगर क्या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या नहीं है। ऑल्दो है ही, बैम्बू तो है ही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लेकिन ये पता करना है कि क्या ओनरशिप राइट देता है या नहीं देता। ठीक है, ये आपको पता करना है। अगर आपके सामने आंसर ऑलरेडी आई चुका, क्योंकि मैंने पहले ये सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ एक बार फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट है। इसमें क्या हुआ है? अगर जैसे हम करेंटली देख रहे हैं, जो ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो यूएसए है वो यूनिलैटरलिज्म के ऊपर जा रहा है, मतलब वो इंडिविजुअली जा रहा है, डील कर रहा है बायलैटरल तरीके से। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट रिजर्व जो मिला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मिला नहीं है ऑलरेडी है ही, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो यूएसए ने आके मिनरल डील की है, तो बायलैटरल तरीके से कर रहा है आके, मतलब बायलैटरल मतलब दो लोगों के बीच हो रही है, मल्टीलैटरल नहीं कि यूएन का फोरम चल रहा है वहाँ पे सब लोग एक साथ आ रहे हैं ना, बायलैटरली जाके काम कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है उनका इरोजन हुआ है, जो ग्लोबल साउथ कलेक्टिव स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं वीक हुई है। इससे क्या हो रहा है? जब यूएसए कर रहा है तो बाकी कंट्रीज भी स्ट्रैटेजिक बायलैटरलिज्म के ऊपर जा रहे हैं। एग्जाम्पल बेस्ट क्या है? इंडिया कैसे जा रहा है? इंडिया ने अभी ग्लोबल साउथ जो विजिट हुई थी वहाँ पे एग्जाम्पल अगेन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का रखो, जो हमारा एक कैरिबियाई कंट्री है। वहाँ पे जैसे ही बोला करो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए गिरमितिया कम्युनिटी आनी चाहिए। फिर दूसरी वहाँ पे हमने यूपीआई डालने की बात की है। ठीक है, उसी की सेकेंड विजिट जो थी नमीबिया में हुई थी। नमीबिया में एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट आप कह सकते हो, उसके फॉसिल्स बहुत ओल्ड होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर के। मैंने प्रीवियस आर्टिकल्स में आपको समझाया था। तो नमीबिया भी नैम में विश्वास करता है, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। तो इंडिया भी अब बायलैटरल स्ट्रैटेजिक तरीके से कर रहा है, क्योंकि इंडिया मजबूर है। जो चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये ट्राइलैटरल नेक्सस कर रहे हैं, तो इंडिया ने सोचा भाई इनको अगर रोकना है तो हमें पहले सॉफ्ट पावर का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम वो सारी चीज़ें कर पाएंगे।
ठीक है। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चैलेंज भी लेके आता है, अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। अगेन की डिटेल में अगर मैं आपको इस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल लिखा है उसकी की डिटेल बताऊं, तो यूएसए ने यूएन के जो इंस्टीट्यूशन है उनको मार्जिनलाइज किया है। और प्रेस क्या है कि भाई साहब अब हम लोग कहीं ना कहीं बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे। इससे जो ट्रेडिशनल मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जैसे ब्रिक्स या G77, ये लोग क्या होंगे, इनकी वीकनिंग हो जाएगी। जैसे ब्रिक्स बोलो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ब्रिक्स इस बार 17th समिट कहाँ हुई, रियो डी जेनेरियो और ब्राज़ील में हुई थी। इसका थीम आपको एक बार पढ़ना है इस बार, ठीक है। थीम क्या था, 16th ब्रिक्स समिट रशिया कजान में हुई थी, 18th कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी रखो। रीसेंट परमानेंट वेंडर्स जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप लिस्ट एक बार बनाइएगा। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस आर्टिकल्स में समझा चुका हूँ। आप नॉर्मली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ PDF ही डाउनलोड करके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्रिक्स समिट 25 में हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो एक एक पार्ट होता है, बेसिकली यूएसए ने भी ये चीज़ बोली कि अगर ब्रिक्स ने डी डॉलराइजेशन किया, ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अगर कहा कि हम लोग डॉलर का यूज़ अब बंद करेंगे तो हम टैरिफ 500% तक लगा देंगे। मतलब इस ट्रंप का मैं मतलब क्या ही किस तरीके से डील करते हैं, क्या है इनका दिमाग में, नो वन नोज। मतलब कुछ भी वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं हो पाती ढंग से, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट उतनी ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं रही, बट स्टिल ये जो मल्टीलैटरलिज्म जो कोलैप्स होने वाला है, ठीक है, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं हो। मल्टीलैटरलिज्म मतलब क्या है, जो यूएन बॉडीज़ हैं, डिफरेंट बॉडीज़ हैं, वो जो कोलैप्स पे चल रही हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं हो पाया इस बार जो हुआ है। इंडिया का प्रोजेक्शन हुआ है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 बनेगी और पॉसिबली यूएस को 2075 तक ये सरपास कर देगी। अगेन इट इज़ पॉसिबली, राइट। तो ये आर्टिकल प्रपोज क्या कर रहा है कि अभी हमको ये बोलते हैं ना, जो मल्टीलैटरलिज्म एंड हो रहा है, हमें एम्ब्रेस करना होगा उस चीज़ को। कैसे एम्ब्रेस करेंगे हम लोग, वो मैं आपको बताता हूँ। हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी करनी होगी। देखो जब भी कोई कीवर्ड मैं बोलता हूँ, कोई भी कीवर्ड या की टर्म बोल रहा हूँ, तो उस की टर्म से कनेक्टेड जो भी स्टैटिक या करंट इन्फो आपके दिमाग में आना चाहिए। कैसे हमें एंड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म को एम्ब्रेस करना चाहिए, तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल ही तो बताया मैंने, ट्रिनिडाड टोबैगो, नमीबिया। देखो मैं एक ही चीज़ रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके दिमाग में रिटेन हो जाए। हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कैसे कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में अब आप खुद सोचो, हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग गुजराल डॉक्ट्राइन्स को फॉलो कर रहे हैं। गुजराल डॉक्ट्राइन क्या कहती है, वो कहता है कि जितने भी छोटे नेशंस हैं उनकी मदद करो, उनसे एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी इन रिटर्न। ये गुजराल डॉक्ट्राइन कहते हैं। तो अब हम उस चीज़ को भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हमारा एशियान कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशिया में भी हम यही सेम चीज़ करने जा रहे हैं। ग्लोबल साउथ में भी वो चीज़ ऑलरेडी हमने की है। जो अफ्रीकन नेशन है वहाँ पर भी हमने इस चीज़ का और अच्छे से प्रमोशन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या करती है, शोकेस करती है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, ठीक है। फिर आर्टिकल कहता है इंडिया को फोकस करना होगा अपना इकोनॉमिक शिफ्ट जो है वो ईस्टवर्ड, ठीक है। जैसे ईस्ट एशियान की तरफ, वेस्टवर्ड तो ऑलरेडी हो ही रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने जो FTAs इतने साइन किए हैं, ठीक है। FTA साइन करने से क्या होगा, जो करेंटली यूएसए ने कहा है कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, तो जब टैरिफ लगा देंगे तो इंडिया का प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा, बिकेगा नहीं और लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो हमारा डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस चीज़ को बचाने के लिए इंडिया ने FTA साइन किए, किसके साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। और जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें उसी में तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए जर्मनी। जर्मनी एक हाई पोटेंशियल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जर्मनी ने खुद ये चीज़ बोली है, आने वाले सालों में पर ईयर 1 लाख जॉब क्रिएट होंगी। क्यों, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन एज हो रही है। उसी से अगेन कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पॉपुलेशन एज कौन कौन सी कंट्रीज़ की हो रही थी, एलिमिनेशन मेथड पे बेसिकली वो सवाल था, ठीक है। फिर उसी से कनेक्टेड फ्रांस पे आया था UPI ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें प्रीवियसली मैं बोल चुका होता हूँ, बट स्टिल रिवाइव करने से क्या होता है, आपकी मसल मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हमें अपना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, जो मिसाइल, सैटेलाइट, ड्रोन और साइबर जो हम कर रहे हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना होगा, जिससे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही कम हो इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म्स पे। जो हम लोग अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं ना कि हाँ भैया इंजन बनाना है, स्क्रू इधर से लो, तेल इधर से लो, ये सब चीज़ें कम हो, ठीक है। और अगर देखा जाए जो बॉर्डर इश्यूज चाइना और पाकिस्तान के हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये बात की गई है कि लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन हमें एक आना चाहिए जिससे मिलिट्री एस्केलेशन और ज़्यादा ना बढ़े,
ठीक है। तो ब्रिक्स 26 जो इंडिया जिस मॉनिटर करेगा, इंडिया जो उसको हेड करेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इसको यूज़ कर सकता है साउथ साउथ वैल्यू चेन को बनाने में। और जो बोलते हैं ना, जो G7 की जो डिपेंडेंसी है कंट्रीज़ पे, वो कहीं कंट्रीज़ इन द सेंस जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, यूएसए हो गया, इनके ऊपर कम हो और हम लोग प्रॉपर तरीके से खुद ही में ऐसी डील कर सकें जो हमारे आपस के लिए ठीक हो कहीं ना कहीं। ठीक है। अगेन जो मेन मेन इश्यूज हैं, इस बार मैंने एक और काम किया है, जो की इश्यूज हैं उसको मैंने हाईलाइट किया, फिर उसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपको खुद से रखना है। इशू पहला क्या है, मल्टीलैटरलिज्म वीक हुआ है, ग्लोबल साउथ जो है वो क्या हो रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनको नेगोशिएट कैसे करना होगा। तो उसके लिए इंडिया का सोल्यूशन क्या है, मल्टीलैटरलिज्म वीकेंड हो रहा है, राइट। अब उससे क्या हो रहा है, इंडिया को एक नया साउथ साउथ कॉपरेशन का फ्रेमवर्क बनाना होगा। ये इशू है, ये सोल्यूशन है पहला। दूसरा इशू क्या है, यूएसए बायलैटरल डील कर रहा है, इंडिया को इससे मार्जिनलाइज हो सकता है, उसका ट्रेड फ्रेमवर्क इम्पैक्ट हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है, इंडिया को एशियान पे फोकस करना होगा, ग्लोबल साउथ मार्केट पे फोकस करना होगा, जिससे हम रेसिप्रोकल डील कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ हमें बनानी होगी जैसे चाइना करता है। ठीक है। अब देखो, मैं आपको अगर एक बार में 3-4 सोल्यूशन दे दूंगा तो उसमें एक स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी क्या है कि मैं आपको प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, अगेन कोई चीज़ खराब है उसको सही कर दो, सिंपल चीज़ है। थर्ड इशू क्या है, टेक्नोलॉजिकल लैग है, तो हमें टेक्नोलॉजी और बढ़ाना पड़ेगा। वेस्टर्न इनोवेशन पे डिपेंड करते हैं, तो हमें इंडिया लेड बोलते हैं ना, एआई को हमें और बूस्ट करना होगा, डोमेस्टिक R&D करना होगा, जिससे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लीडरशिप इंडिया कर सके। अगर जो मिलिट्री की ओवर डिपेंडेंस है, हमारे इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स जो डिपेंड करते हैं इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर, तो उसके लिए हमें इंडिजीनियस शिफ्ट करना होगा डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, जिससे हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो फ्लेक्सिबल हो सके। ठीक है। अगेन फिर एक इशू है अनरिजॉल्व कोलोनियल एरा बॉर्डर्स विद नेबर जो है। अब इसके लिए क्या सोल्यूशन बताया, इसके लिए सोल्यूशन ये है डिप्लोमेटिक बॉर्डर सोल्यूशन। हम 1-on-1 वॉर पे जाएंगे तो लॉस तो हमें ही होने जा रहा है ना, किस तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से। अभी हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे लिए अभी हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं एक फुल स्केल वॉर, तो हमें एक डिप्लोमेटिक बॉर्डर सेटलमेंट करना होगा जिससे हम अपने इकोनॉमिक्स पे फोकस कर सकें। ठीक है। लास्ट आर्टिकल बात है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए। इसमें इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में डिस्कस की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज किया है डेटा। अब उस डेटा में देखिए की डेफिसिट की बात करें, ट्रेड डेफिसिट क्या है। ठीक है। ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो वो 9.4% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली $20.3 बिलियन हो चुका है ट्रेड डेफिसिट। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है ट्रेड डेफिसिट। ठीक है। आखिर ऐसा हुआ क्यों, मतलब कहीं ना कहीं हमारा लॉस कम हुआ इन शॉर्ट, तो उसका मेन कारण है सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं वो हमारे बढ़े हैं, मतलब हमारे पास इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है, जिस वजह से हमारा ये जो लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। ओवर एक्सपोर्ट की बात करें तो 6% से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है $210 बिलियन तक। लास्ट ईयर 198 था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली देख रहे हैं कितना, 10-12 बिलियन डॉलर बढ़ा है। कंपोज क्या है, मेन चीज़ सर्विस एक्सपोर्ट ही की। सर्विस एक्सपोर्ट क्या है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता एक्सपोर्ट। वहाँ जैसे आप नोटिस करते होगे कि बोलते हैं ना, इंडिया में क्या है, कंपनीज आ रही हैं, वो आउटसोर्सिंग करती हैं एम्प्लॉयज़ की। टीसीएस एग्जाम्पल है, कैपजेमिनी, मतलब कितनी सारी कंपनीज हैं जो यही आउटसोर्सिंग करती हैं, तो वो सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे, बाहर। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ शो करता है कि उससे इंडियन जो लोग हैं उनको अर्निंग्स होती है। अब जब अर्निंग होगी तो खर्चा तो इंडिया में ही करेंगे ना कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ शोकेस करती है हमारे सर्विस एक्सपोर्ट की। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो वो 2% तक अप हुआ है, 2% से अप हुआ है टू $112 बिलियन। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्या होता है, जो गुड्स होते हैं जनरली, ठीक है, वो सारे उस गुड्स मतलब फिजिकल गुड्स, मटेरियल गुड जो हम बोलते हैं, गोल्ड हो गया या फिर जनरल फूड आइटम, ये सारे मर्चेंडाइज में आते हैं, तो वो भी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं देखो, अगेन उतना भी इंक्रीज नहीं हुआ, अगेन देख रहे हो अप 2%, राइट, उतना नहीं कंपेयर टू अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें। तो क्वेश्चन उठता है आखिर क्यों, व्हाट वुड बी द रीज़न। कहीं ना कहीं पहली रीज़न ये है कि बोलते हैं ना, जो पेट्रोलियम प्राइस है, ठीक है, वो फॉल हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े हैं, राइट। ये एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है सामने। होता क्या है जनरली कि अगर कोई मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में वो अपने सामान को बाहर भेज रहे हैं, इन शॉर्ट हम अपनी बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमें
जो कॉस्टिंग होती है वो भी हमारी पड़ती है ना उसके ऊपर। तो अगर किसी, लेट्स एक बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर हम एक प्रोडक्शन लाइन में लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी तो इंक्लूड होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अगर पेट्रोलियम प्राइस इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी डिसाइड करेगा कि हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना होगा, कैसे होगा। हम कभी भी प्रोडक्ट अपनी लिमिट से बाहर तो नहीं बना सकते ना। अगर एक बिजनेसमैन है, उसके पास 100 रुपए की पावर है बनाने की, और 100 रुपए में उसका अगर अभी तक 90 रुपए में सामान बन जा रहा था, 10 रुपए में उसका पेट्रोल लग रहा था, लेकिन कल को अगर सामान 90 रुपए में तो बन रहा है लेकिन अब पेट्रोल 20 हो गया है तो भी उसके पास 100, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। तो ये सारे रीजंस होते हैं, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार डेटा को आप पढ़ लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब सिर्फ डेटा को पढ़ लो एक बार क्या कैसे है, डेटा में उतना ज़्यादा वो नहीं है। मैं आपको भी एक चीज़ बताता हूँ इससे सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इससे निकल के आता है। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसकी रेजिलियंस को शो करता है कि पर्टिकुलर अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस एक्सपोर्ट हमारा, जैसे आईटी, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये बहुत ही एक तरीके से बूम पे है। ये डाइवर्सिफिकेशन को शो करता है इंडिया के एक्सपोर्ट बेस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना हम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के अलावा भी हम बहुत अच्छे तरीके से दूसरे एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स होते हैं। ये एक पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को शो करता है जो इंडिया का करंट अकाउंट है। इंडिया करंट अकाउंट में क्या है, जो वॉलेटाइल डायनेमिक चीज़ें होती हैं वो सारी इंक्लूड की जाती हैं। तो अगर इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन सही होगी तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी इंक्रीज होगा। जो इंडिया की ट्रेड टाइज है, जो मेजर इकोनॉमीज हैं जैसे यूएस और यूएई, उनके साथ अच्छे से री इन्फोर्स करता है। क्या ये पूरी तरीके से जो हमारा इम्प्रूवमेंट है ट्रेड में। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, अगेन गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है इकोनॉमिक रिकवरी पे उस चीज़ को और स्ट्रेंथन करता है। जो आप बोलते हैं ना पॉलिटिकल कैपिटल होता है, बजट डिस्कशन के पहले जनरली बोलते हैं ना, बजट डिस्कशन पहले हम लोग देखते हैं कि हाँ कंट्री हमारी इंप्रूव कर रही है या फिर इंप्रूव नहीं कर रही है। तो उस चीज़ के लिए अगर ये स्ट्रेंथन हुआ है तो पॉलिटिकल बेस बन जाता है। इंडिया का जो इंटीग्रेशन है ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ वर्ल्ड में, इंडिया क्या करता है, इंडिया अपने आप को चाहते हैं हम कि हमारा एक अच्छी खासी प्रेजेंस हो, कि अगर तो वर्ल्ड में 10% ट्रेड हो रहा है, 10% में 2-3% हमारा भी होनी चाहिए हिस्सेदारी, ताकि लोग समझे हाँ भैया जो टोटल आ रहा है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली सर्विसेज की बात हमेशा होती है। ठीक है, और ये चीज़ इससे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक्सटेंड होने की भी डिस्कशन स्टार्ट होता है। अब जैसे मैंने पीएलआई की बात की तो आपको एक चीज़ मैंने लास्ट आर्टिकल में समझाई थी कि जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव होता है उसमें जनरली एक चीज़ आती है कि इस बार डिस्कशन ये भी हो रहा है कि हमें पीएलआई देना चाहिए उन सब चीज़ों में भी जिसमें अभी तक नहीं दे रही थी सरकार, जैसे एआई में, ताकि प्रमोट हो सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमें और देना चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे सवाल भी आया हुआ था, वो आपको एक बार देखना है। एक बहुत ही लंबा सा पैसेज टाइप दिया हुआ था, पढ़ने पे लग रहा था बच्चों को कि ये क्या ही दे दिया गया, लेकिन उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया था ये किस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है। तो ये भी डिस्कशन हुआ था कि हमें पीएलआई हमें देना चाहिए कि प्रोडक्ट को और तरीके से और अच्छे तरीके से उसका प्रमोशन हो, एनकरेज किया जा सके प्रोड्यूसर को, जिससे वो उसका बिजनेस और बढ़ाएं। ठीक है, अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मैं अपने तरीके से बताऊं सिंपल सी भाषा में, तो मेरा टोटल मैंने दिन भर में कितना खर्चा किया और मेरे पास कितना पैसा है, बस यही है। उसमें कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं बोलूं भाई मैं 100 रुपए का मैंने फ़ैन खरीदा, 10 रुपए की चाय पी ली, फिर 20 रुपए का जा करके पेट्रोल भरा लिया, फिर बोलूं 100 रुपए का जा करके मैंने क्या कर दिया, लेट्स से कूलर ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली बताओ, टोटल हुआ कितना मेरे पास 200, फिर 220, 230। ठीक, 230 रुपये टोटल मैंने खर्चा किया। फिर मैं बोला मेरी अर्निंग कितनी हुई है, बोलूँगा भाई अर्निंग में ना मेरे 100 रुपये यहाँ से आए थे, लेट्स से कि स्टॉक से 100 रुपये मुझे मिले, 200 रुपये मुझे घर से मिल गए थे। ठीक है, और फिर बस इतना ही मिला मेरे पास, टोटल कितने हो गए 300 रुपये हो गए। इनकम कितनी है 300 हुई है, मैंने खर्चा 230 किया, तो बचा कितना, ये 70 रुपये बचा है। लेकिन वैसे वर्षा कर दो, मेरे पास 300 रुपये खर्चा था और 230 रुपये मुझे मिले, तो अब क्या हुआ, मेरे खर्चे कितने हैं 300 और 70 रुपये क्या है लॉस है, इसी लॉस को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो इन सिंपल टर्म फिस्कल डेफिसिट एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को जो घाटा होता है
टोटल उसने जो एक्सपेंडिचर होता है वो उसकी इनकम से कितना ज़्यादा है वो डिस्कस करते हैं। क्या कहा मैंने? टोटल खर्चा टोटल इनकम से कितना ज़्यादा है, तभी तो डेफिसिट है। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो डेफिसिट कहाँ कहलाएगा, फिर तो प्रॉफिट हो गया। जनरली प्रॉफिट नहीं होता। तो ये चीज़ दिखाती है गवर्नमेंट को कितना और ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को। अब अगर 70 रुपये मैं घाटे में हूँ तो 70 रुपये मुझे और डालने पड़ेंगे ना, देने तो पड़ेंगे 70 रुपये। तो 70 रुपये मैं कैसे मैनेज करूँगा? या तो मैं कहीं मांगने जाऊँगा, ये भैया दे दो, आप 70 रुपये दे दो क्योंकि मेरा डेफिसिट हो रखा है। तो शो करता है गवर्नमेंट को किस तरीके से हम अपनी नीड्स को बोरो करेंगे। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? अब जब रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो रही है तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि वो चीजें जो कि फिक्स्ड आइटम्स नहीं है, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे लॉसेस बोलो या फिर आप बोल दो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि रेकरिंग है, होते ही रहते हैं गवर्नमेंट के। कौन से? सैलरी हो गई, फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। सब्सिडी हो गया, चेंज हो गया। फिक्स क्या होता है? फिक्स मतलब जैसे एक मशीनरी फिक्स, और क्या हो गया? बड़े बड़े एसेट्स को का एस्टेब्लिशमेंट करना। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू खर्चा है वो कितना ज़्यादा है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट से। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जनरली टैक्स। सबसे एक बेसिक एग्जांपल, ये श्योर थोड़ी होता है कितना एग्जैक्ट अमाउंट आने वाला है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वैसे श्योर ना, ये खर्चा श्योर नहीं होता है। वहीं पे दूसरा एक्सपेंडिचर की बात करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वहाँ एग्जैक्ट होता है, कहीं ना कहीं अमाउंट बड़ा होता है। ये भी एक डिफरेंस होता है मेजर, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अमाउंट एक बार में उतना बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे अमाउंट होते हैं। ठीक है, इसको 20,000 देना, उसको 30,000 देना, इसको फाइन लगाना, वो मतलब डायनेमिक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब आप रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दोगे तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को जब माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फिस्कल डेफिसिट। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हमने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस क्यों किया? ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है। इसमें ये बताते हैं कि भाई साहब, जो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ 70 रुपये ऐसे हैं गवर्नमेंट के पास जो लॉस में है। अब अभी इसमें क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूड हो रखा है 70 रुपये में। 70 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट मतलब ये जो खर्चा हुआ है 300 रुपये गवर्नमेंट का, इसके अंदर वो भी तो खर्चा गया होगा ना, कि गवर्नमेंट ने 10 रुपये किसी को इंटरेस्ट दिया होगा, 20 रुपये किसी दूसरे को इंटरेस्ट दिया होगा। कौन सा इंटरेस्ट होगा? वो जो लोन लिया होगा पिछले साल उससे, तो उसको इंटरेस्ट भी तो जाएगा। तो इसमें से 30 रुपये जब हटा देंगे हम लोग तो हमें ये जो अमाउंट मिलेगा 40 रुपये, ये एक्चुअल ऐसा अमाउंट है जिस पे हमें काम करना है, क्योंकि बाकी 30 रुपये तो पिछले साल का है ना, ये तो इंटरेस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाता है गवर्नमेंट को कितना एग्जैक्टली, क्योंकि 70 रुपये बोरो नहीं करना है। फिस्कल डेफिसिट में जो अमाउंट होता है वो अमाउंट तो है जो गवर्नमेंट को अरेंज करना होगा, लेकिन वो जो अरेंज अमाउंट कर रहे हैं उसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है कि भैया एग्जैक्टली इतना ही अरेंज करना है, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है कि नहीं। तो वो चीज़ शो करता है गवर्नमेंट कितना, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, ठीक है, उस बोरोइंग में से कितना हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट को जाएगा। राइट। अगर ये 70 रुपये गवर्नमेंट बोरो करेगी तो 70 रुपये में से 30 रुपये कहाँ जाएगा? बोरोइंग में तो जाएगा। तो ये चीज़ शो करता है, एग्जैक्ट डेटा हमें बताता है कि हमारा अब इंटरेस्ट पेमेंट जितना ज़्यादा होगा, अगर हम और लोन लेंगे अगली बार तो 40 रुपये अगली साल से जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट। और मान लो अगले साल हमारा रेवेन्यू डेफिसिट फिर 70 रुपये का हो गया, तो 40 गया, फिर हमारे पास कितना? 30 बचा फिस्कल डेफिसिट। ये 30 फिस्कल डेफिसिट क्या है? ये फिस्कल डेफिसिट वो है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका बेसिक है। जब मैं आपको इकोनॉमिक सीरीज समझाऊंगा वहाँ पे बहुत ही डिटेल में ले जाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा। ये अभी एग्जैक्टली सिर्फ आर्टिकल से रेप्लिकेट चीज़ें थी। ठीक है, इससे कनेक्टेड ये मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।